हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर चैप्टर अपना। ठीक है, वेक्टर क्या होता है ये शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसको अगर हम लोग मेजर कर पाते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बात करें हम लोग कि लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है, मास मेजर करते हैं, ठीक है, किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो ये सब क्या हुई, फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, ये सब क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि सर हम लोग चेयर भी मेजर कर लेते हैं, ठीक है, टेबल भी मेजर कर लेते हैं, या फिर किसी पर्सन को भी मेजर करते हैं, तो क्या ये सारे भी फिजिकल क्वांटिटी हुई? नहीं, ये चेयर, टेबल, पर्सन ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि हम लोग चेयर को मेजर नहीं करते, हम लोग चेयर की लेंथ को मेजर करते हैं, या फिर टेबल की लेंथ, उसकी हाइट ये मेजर करते हैं, या फिर किसी पर्सन का मास मेजर करते हैं। तो ये पर्सन, चेयर, टेबल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। जो उनकी लेंथ हो गई, जो टेबल की विड्थ हो गई, उसकी हाइट हो गई, जो पर्सन का मास हो गया, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, यानी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या लिखेंगे कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज़ यूनिवर्स में जिसको अगर हम लोग मेजर कर सकते हैं उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख ही लिया क्या क्या, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में QTY लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करने का जो है वो दो बेसिस पे हमने डिवाइड किया फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है उसको डिवाइड अगर हम लोग कर रहे हैं तो डिवाइड करने का एक कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो सपोज एक क्लास को ही अगर डिवाइड कर रहे हैं तो एक बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या कितने पर्सन जो हैं वो 5 फीट से ज़्यादा हैं, कितने पर्सन 5 फीट से कम हैं, इस पर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी अगर किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक बेसिस होता है जिसके बिहाफ पे हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने दो चीज़ों के बिहाफ पे डिवाइड किया है, एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, ठीक है, एक कौन से, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, और दूसरा जो हमने डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है किसके बिहाफ पे, कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी पे। ठीक है, अभी देखेंगे कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी होता क्या है, डिपेंडेंसी। ठीक है भाई, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, किस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बिहाफ पे हमने डिवाइड किया है फिजिकल क्वांटिटीज़ को 3 पार्ट में, स्केलर, वेक्टर, और तीसरा कौन सा, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी के बिहाफ पे हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, फंडामेंटल, ठीक है, सेकंड डिराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड जो है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जो ये डिवीजन है इन सब के बारे में हमें यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ना है। बस हमें बस एक थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। बाकी जो हमें डिटेल में जो पढ़ना है वो किसके बारे में, ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे कितने पार्ट में होते डिवाइड करेंगे उस इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, थोड़ा ब्रीफ में उनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हुई। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब ये हुआ कि ये हमने जो डिवीजन किया है वो किस बिहाफ पे किया है, कि बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। ठीक है, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज़ की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या देखें, मास अगर मेजर करना है तो हमें किसी और दूसरी लाइक टेम्परेचर, टाइम, इन सब को भी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट का मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मास जो है वो क्या है,
कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी मास को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो किसी दूसरी क्वांटिटी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही अगर देखें तो टाइम, ये भी क्या हो गया, इसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ टाइम मेजर करो, 10 सेकेंड 20 सेकेंड अपना काम हो गया। ठीक है, तो जिस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें जिस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, सेकंड आता है कौन सा, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या आएंगे कि जैसे मान लो इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल के तौर पे देखें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जब अगर हमें वेलोसिटी को मेजर करना होगा तो हमें एक तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट क्या एक तरह का लेंथ है, यानी एक तरह ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, टाइम। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, लेंथ की भी एक तरह से, और दूसरा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी किस इसीलिए क्या हो रहा है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास इनटू एक्सेलरेशन की बात करें तो ये फोर्स जो है अगर उसे एक्सप्रेस करना है तो ये डिपेंड करता है मास पे, और दूसरा किस पे, एक्सेलरेशन पे। तो वैसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरी क्वांटिटीज की हेल्प लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तीसरा कौन सा, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब ये हुआ, इसमें देखो सिर्फ दो क्वांटिटीज हैं, जैसे फंडामेंटल में भी हैं, डिराइव्ड में बहुत सारी क्वांटिटीज हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या है, सिर्फ दो क्वांटिटीज है। इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं, तो एक प्लेन एंगल, और दूसरा आता है कौन सा, प्लेन एंगल, और दूसरा आता है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, वैसे इनके बारे में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन जब पढ़ेंगे तो सबके बारे में एक बार और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या हुई कि जो ना तो फंडामेंटल है ना ही डिराइव्ड, इनको एक अलग नाम दे दिया गया है कि ये लो तुम्हारा एक अलग नाम दे दिया हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो इन सब के बारे में हम लोग एक बार और पढ़ेंगे जब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ेंगे, उस समय डिटेल में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारा जो डिवीजन था वो किसके बेसिस पे था, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। ये हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जो हमने डिवीजन किया था वो हमें यहाँ डिटेल में देखना है। फर्स्ट कौन सा हो गया, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या हुई, तो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का होने का मतलब क्या हुआ, तो एक बात देखो, यानी ऐसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने की ज़रूरत होगी। जैसे मान लो ये किसी पर्सन का मास अगर मैंने मेजर किया, सपोज इसका नाम दे देते हैं राम, इसका मास कितना मेजर किया हमने, 50 kg। अब अगर ये मैं जा कर के किसी से भी बोलूँ, किसी भी दूसरे पर्सन से बोलूँ कि राम का मास 50 kg है, तो वो पूरा पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा किसके बारे में, मास के बारे में। वो पर्सन ये नहीं पूछेगा कि उस समय राम जो था वो चल रहा था, दौड़ रहा था, या लेटा हुआ था, या खड़ा था। ये इन सब के बारे में हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, या किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, तो ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ हमें क्या बताने की ज़रूरत होगी, मैग्नीट्यूड। तो ये मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। वैसे ही अगर हम लोग देखें, जैसे मान लो सपोज एक रॉड लिया हमने, ठीक है, ये रॉड मैं मान लो 15 सेंटीमीटर का बोल रहा हूँ। ठीक है, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रॉड की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो बस ये लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है बस वही बताना सफिशिएंट होगा। ये चाहे हम इस रॉड को इस डायरेक्शन में रखें, ठीक है, ये चाहे इस रॉड को किसी एंगल पे रखें, लेकिन हमेशा इसकी लेंथ क्या रहेगी, 15 सेंटीमीटर, यानी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये इसकी लेंथ भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। लेंथ भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझ आया कि सिर्फ हमें क्या बताने की जरूरत होगी उसमें, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसमें, क्वांटिटीज विच हैव, क्वांटिटीज विच हैव only magnitude, which have only
मैग्नीट्यूड are called scalar quantities, are called scalar quantities। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख सकते हैं क्या लिखा रखा है, मास, लेंथ, ठीक है, टेम्परेचर, कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बताना हो तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ यार किस डायरेक्शन में, हम सिर्फ यही बता देंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, बस वही टेम्परेचर, उतना ही सफिशियंट है। तो टेम्परेचर भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। फिर देखते हैं किसके बारे में, टाइम के बारे में। टाइम भी क्या होगा, जैसे मान लो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 10 सेकेंड राइट डायरेक्शन में है या 12:20 नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो टाइम कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ये पूरा चैप्टर हमारा इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसके, वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा और साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे क्यों बताने की ज़रूरत पड़ती है ये वो समझते हैं। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने माना कितना, 10 kg। अब मैं ये बोल रहा हूँ इस पर कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है, 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए फोर्स लग रहा है। कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट का जो नया पोजीशन है वो क्या है। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि ये 2000 न्यूटन का फोर्स 20 सेकंड के लिए लग रहा है। कितने टाइम के लिए, 20 सेकंड के लिए। तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट का नया पोजीशन क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होता, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा होता तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होता। अगर वही ये फोर्स पीछे के डायरेक्शन में लगे तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर की तरफ होता। अगर ऊपर के डायरेक्शन में लगता तो ये ऊपर कहीं पे होता। यानी ऑब्जेक्ट, अगर इस फोर्स के बारे में हमें बताना है तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर देना है जिससे कि हमें फोर्स के इफेक्ट के बारे में पता चल सके, तो हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है। क्या है इसके पास, डायरेक्शन। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया या एक पर्सन ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं ये बोलूँ कि 100 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, 100 मीटर इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हम सभी को पता है क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट का ये मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि इस पर्सन की नई पोजीशन क्या है। हो सकता है कि ये अगर 100 मीटर डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हुआ हो तो यहाँ पहुँचेगा, अगर लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ हो तो कहीं और इधर पहुँचा होगा, अगर इधर की तरफ जाए या फिर इस डायरेक्शन में जाए तो कहीं यहाँ पहुँचेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर कम्प्लीटली बताना है, कम्प्लीटली एक्सप्रेस करना है डिस्प्लेसमेंट को, तो हमें इसके मैग्नीट्यूड को भी बताना पड़ेगा और साथ साथ क्या, डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके में मैग्नीट्यूड तो बताएंगे ही लेकिन डायरेक्शन भी साथ में बताना पड़ेगा, तब जा करके हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस क्वांटिटी के बारे में। चलिए एक और चीज़ हम लोग देखते हैं कि इन क्वांटिटीज में खासियत ये होती है कि ये डिपेंड करते हैं किस पे, एंगल पे। डिपेंड्स अपॉन एंगल, कि ये एंगल पे भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, एंगल पे कैसे डिपेंड करते हैं देखते हैं। जैसे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ से देखा हमने कि 10 kg है। ठीक है, अब इस केस में देखते हैं कि अगर सपोज यहाँ से इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स लगा, और अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एक और फोर्स लगा दूँ, एक और फोर्स लगा दूँ 100 न्यूटन का, तो अब इस पे कितना फोर्स लगेगा, 1100 न्यूटन। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग जाएगा, 1100 न्यूटन। लेकिन वही मैं अगर देखूँ कि कुछ यही सेम फोर्स लगाता हूँ मैं, कि यहाँ से अगर देख रहे हैं कि इस पे अगर 1000 न्यूटन मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ और 100 न्यूटन पीछे के डायरेक्शन में लगाता हूँ, तो अब जो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो किसके बराबर, 900 न्यूटन के बराबर। यानी एक बात देखो कि 1000 और 100 का जो डायरेक्शन है, यानी उनके बीच का जो एंगल है, जैसे इनके बीच का एंगल जो है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि नेट कितना होगा। ठीक है, वैसे ही अगर देखें तो मान लो अगर एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ 3 मीटर गया
और यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेकर के अगर इधर की तरफ 4 मीटर गया तो सभी को पता है कि वो कितना दूर पहुँचा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर कितना है 5 मीटर। ठीक है, अगर वही देखें कि अगर मान लो सपोज 3 मीटर इधर की तरफ है और 4 मीटर अगर किसी अदर एंगल पे जा रहा है, 4 मीटर वो किसी अदर एंगल पे जा रहा है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट वो कुछ और होगा, उसका चेंज इन पोजीशन जो होगा वो कुछ और होगा। ठीक है, तो यही देख रहे हैं क्या कि दो वेक्टर हो गए। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट यहाँ 3 मीटर गए, अगर 90 डिग्री का टर्न लिए तो कहीं और पहुँच रहे हैं, 60 डिग्री का टर्न लिए तो कहीं और पहुँच रहे हैं। मतलब यहाँ से किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट हैव या द क्वांटिटीज विच हैव क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, विच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड डिपेंड्स अपॉन एंगल। एक और चीज देखते हैं कि ये जो एंगल पे जो डिपेंडेंसी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इनका एक अलग अलजेब्रा होता है। जैसे मान लो ये जो एंगल पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे सपोज हम लोग नॉर्मल जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं स्केलर क्वांटिटी के लिए कि 2 + 3 = 5, -1 + 4 = 3। अब ये जो हमने नया अलजेब्रा जो स्केलर क्वांटिटी का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं ये बचपन से, तो ये ऐसा नहीं हमने देखा कि इसमें 2 + 3 को 60 डिग्री के एंगल पे अगर ऐड करें तो कुछ और मिलेगा और 2 + 3 को 90 डिग्री के एंगल पे ऐड करें तो 4 मिल जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देखें कि 3 और 4 को हम लोग ऐड कर रहे हैं एक बार 90 के केस में तो कुछ और मिल रहा है, लेकिन 60 पे ऐड कर रहे हैं तो कुछ और मिल रहा है। यानी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी वाला अलजेब्रा जो हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा जो फॉलो करते आ रहे हैं उसको फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने का एक अपना अलग अलजेब्रा होता है, उनके लिए एक अलग अलजेब्रा डिफाइंड है। ठीक है, तो वही क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किस चीज़ पे, एंगल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि वेक्टर क्वांटिटी, ये पूरे चैप्टर में भी हम लोग पूरा जो जैसे ही थोड़ी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में, उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इनके बीच में इनका जो लॉ ऑफ अलजेब्रा है, वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये बोलते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन एंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं कि फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, फॉलोज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा क्या, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा जैसे जैसे हम लोग चैप्टर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम नई क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यही देखेंगे कि वो जो क्वांटिटी है वो स्केलर है या वेक्टर है, सबके बारे में डिसाइड भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, टेंसर क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, थर्ड हमारा क्या था, टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है, चलिए आइए, अब ये ऐसी क्वांटिटीज होती हैं कि इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो फिर ये तो सिमिलर टू स्केलर होने लगे नहीं, लेकिन इनके साथ दिक्कत ये होती है कि अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शन में इनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज अगर इस डायरेक्शन में इस क्वांटिटी की वैल्यू कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और होगी, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल एक होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको समझते हैं हम लोग क्या होता है, कैसे क्या बताता है ये और कैसे इसकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग होगी। जैसे मान लो एक मैं बोलता हूँ मास के बारे में, जनरल आइडिया सभी को होगा कि ये 10 kg का एक मास मैं दे रहा हूँ और एक 1000 kg का मास। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि किसको मूव कराना आसान है, सभी बोलेंगे 10 kg का मास। ठीक है, ये कैसे पता चला कि इसका मास क्या है, कम है, इसका मास ज़्यादा है। अगर इसका मास m1 है, ले लेते हैं इसका मास m2, तो हमने सीधा यही देखा कि m1 लेस देन m2 है, इसीलिए क्या है कि 10 kg वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराना आसान है, 1000 kg वाले को मूव कराना मुश्किल है। ठीक है, यानी मास हमें किस चीज़ के बारे में आइडिया देता है कि किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना ईजी है, किस ऑब्जेक्ट को मूव कराना टफ है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या बताएगा कि किस ऑब्जेक्ट को रोटेट कराना है, किस एक्सिस के अबाउट आसान है, किस एक्सिस के अबाउट ये टफ है। मान लो ये हम लोग एक सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है, ये गैस सिलेंडर है। कभी अगर मान लो सपोज इसको रोल करा करके ले जाना हो तो हम लोग इसको ऐसे रोल करा करके ले जाते हैं, मतलब जो एक्सिस जिसके अबाउट रोल कराते हैं वो ये होता है, ना कि हम लोग इसके अबाउट ऐसे फ्लिप करके ले जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन जो है वो क्या है, ईजी होता है, इसके अबाउट रोटेशन ईजी होता है, ठीक है। इसके अबाउट रोटेशन टफ होता है, इसके अबाउट रोटेशन क्या होता है, टफ। तो ये कौन बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही कौन बताता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि किसके अबाउट रोटेशन इजी होगा और किसके अबाउट रोटेशन टफ होगा, ठीक है। यानी इसके अबाउट अगर रोटेशन इजी है तो लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसके अबाउट टफ है तो हमें क्या आ जाएगा, मोर या हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो अब एक बार देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख के हमें क्या पता चलेगा कि किसके अबाउट रोटेट करना इजी होगा और किसके अबाउट रोटेट करना टफ होगा। तो यहाँ से देखो, इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसी सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कुछ और है और इस एक्सिस के अबाउट कुछ और है, ठीक है। यानी यहाँ से देख रहे हैं कि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन अलग अलग एक्सिस के अबाउट वैल्यू इसकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल देख लेना हम लोग, स्ट्रेस याद रखना। अभी जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सभी सारी क्वांटिटीज़ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।